हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुहिल राजवंश के अभ्युदय के भाग 4 में वीडियो में बात करेंगे जैत्र सिंह के टॉपिक के बारे में। जैत्र सिंह का जो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध था, उसके बाद जैत्र सिंह ने सिंध के नासिरुद्दीन से संघर्ष किया। आबू शिलालेख के आधार पर इतिहासकार ओझा का मानना है कि जैत्र सिंह का सिंध के शासक नासिरुद्दीन कुबेचा की सेना के साथ भी युद्ध हुआ। नासिरुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख दास तथा सेनानायक था। अपने स्वामी की मृत्यु के बाद उसने सिंध पर अधिकार जमा लिया और अपने एक सेनानायक ख्वास खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा। गुजरात जाते समय अथवा गुजरात अभियान से लौटती हुई इस मुस्लिम सेना के साथ जैत्र सिंह का युद्ध हुआ और शत्रु सेना भाग खड़ी हुई, परंतु इस युद्ध की पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं हो पाई है, अतः इसकी प्रामाणिकता में संदेह उत्पन्न होता है। दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन से इसका संघर्ष हुआ। जैत्र सिंह को अपने शासन के अंतिम वर्षों में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस आक्रमण की तिथि और कारण के संबंध में मुस्लिम इतिहासकार एकमत नहीं है। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार सुल्तान ने अपने भाई जलालुद्दीन को कन्नौज से दिल्ली बुलाया और जलालुद्दीन को इस निमंत्रण के पीछे अपने प्राणों का भय लगा और वह अपने साथियों सहित चित्तौड़ के आसपास की पहाड़ियों में जा छिपा। इस पर सुल्तान ने उसका पीछा किया। 8 महीने के प्रयास के बाद भी जब सुल्तान अपने ध्येय में सफल नहीं हो पाया तो वह वापस दिल्ली लौट गया। संभव है कि इस अवसर पर जैत्र सिंह के कड़े प्रतिरोध के कारण सुल्तान को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंत में वह वापस लौटने के लिए विवश हो गया। फरिश्ता ने इस सैनिक अभियान का समय 1248 ईस्वी के आसपास बताया है। यद्यपि कारण जो भी रहा, इतना स्पष्ट है कि जैत्र सिंह की सैन्य शक्ति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सेना को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। आगे हम बात करेंगे जैत्र सिंह के मूल्यांकन की। तो मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास में जैत्र सिंह का महत्वपूर्ण स्थान है। उसके सुयोग्य नेतृत्व में मेवाड़ राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ। मेवाड़ के पड़ोसी राज्य ही नहीं अपितु दिल्ली के तुर्क सुल्तान भी मेवाड़ की नवोदित शक्ति से सशंकित हो उठे और उसकी शक्ति को कुचलने का प्रयास करने लगे। इतिहासकार डॉक्टर ओझा ने लिखा है कि दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विपक्षियों ने भी की है। वस्तुतः जैत्र सिंह के समय में मेवाड़ का क्षेत्र चालुक्यों के प्रभुत्व से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व को प्राप्त करता है। जैत्र सिंह ने अपनी केंद्रीय शक्ति को सुसंगठित करके उसकी सीमाओं का विस्तार किया। उसी ने चित्तौड़ दुर्ग की सामरिक उपयोगिता को समझकर उसकी सुरक्षा के लिए सुदृढ़ प्राचीरों का निर्माण करवाया। विद्वानों और कलाकारों को आश्रय प्रदान कर मेवाड़ की ख्याति को बढ़ाया, परंतु उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसने वास्तुपाल और तेजपाल के सुझावों के अनुसार यदि वीर धवल के साथ तुर्कों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करना स्वीकार कर लिया होता तो वह मेवाड़ को विनाश से बचा सकता था और दिल्ली के सुल्तानों की प्रसारवादी नीति पर भी अंकुश लगा सकता था। हम बात करें जैत्र सिंह के उत्तराधिकारियों की, तो जैत्र सिंह के बाद उसके पुत्र तेज सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। उसने अपने आप को योग्य पुत्र सिद्ध कर दिखाया और तेज सिंह के शासन का समय तय करना थोड़ा दुष्कर कार्य है। उसके समय का अंतिम शिलालेख हमको 1324 विक्रम संवत यानी कि 1267 ईस्वी का मिलता है और उसके उत्तराधिकारी समर सिंह का प्रथम शिलालेख विक्रम संवत 1330 अर्थात 1273 ईस्वी का है। अर्थात तेज सिंह का शासन का अंत 1267 से 1273 ईस्वी के मध्य हुआ, परंतु यह लंबी अवधि है और साक्ष्यों के अभाव में निश्चित तिथि तय करना संभव नहीं है। शिलालेखों तथा साहित्यिक रचनाओं से यह जानकारी उपलब्ध होती है कि उसने सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार किया, कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसके समय में पद्म सिंह, केल सिंह कल्हण, कर्म सिंह जैसे शिल्पकार और रत्नप्रभ सूरी
पार्श्व चंद्र, भावशंकर, वेद शर्मा, शुभ चंद्र जैसे विद्वान विद्यमान थे। इसके पश्चात उसके शिलालेखों के बारे में उसकी जानकारी नगण्य मिलती है। धन्यवाद। इस टॉपिक में इतना ही। आगे हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।